स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन अपना चल रहा था, 2 पार्ट उसके अपने हो गए हैं। थर्ड पार्ट में अपन पहले तो बात करेंगे आरबीएससी में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी का क्वेश्चन है, विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय क्या होता है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। देखो विद्युत अपघटय वो होते हैं किसी विलयन के अंदर, ठीक है किसी विलयन के अंदर अगर कोई करंट की कोई भी चीज हो, मतलब चालकता हो, कंडक्टिविटी किसी भी कारण से हो, तो वो किसके कारण से होती है? विद्युत अपघटय के कारण। आपसे पूछा जाए ठोस में करंट क्यों होता है, सॉलिड चीज के अंदर करंट क्यों होता है, मेटल के अंदर करंट क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि मेटल में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको धात्विक चालकता बोलते हो, मेटेलिक कंडक्टिविटी आप बोलते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ना मेटेलिक कंडक्टिविटी के अंदर कभी भी आपका सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा, आपका मेटल वहीं रहेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? गमन होगा। विद्युत अपघटय क्या होते हैं? विलयन के अंदर चालकता की बात करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज में करंट क्यों आता है, वो किससे बताते हैं हम? विद्युत अपघटय से। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए जिस पानी का पीएच होता है 7, मतलब उदासीन पानी जो होता है, न्यूट्रल वाटर जो होता है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी होती है 0। 0 का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का धनायन और ऋणायन, कैटायन या एनायन नहीं है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, विद्युत अपघटय बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा क्या होता है? धनावेशित जो पार्ट होता है वो हमेशा ऋण आवेशित की तरफ जाएगा, और ऋण आवेशित पार्ट होगा वो हमेशा धनावेशित की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था में भी चेंज होता है, सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है लिक्विड से वेपर बन जाए, वेपर से वापस लिक्विड बन जाए, कुछ भी हो सकता है। आप सेल की बात कर लो, आप एक नया पेंसिल सेल लो रिमोट वाला, उसको तोड़ के देखना, उसके पाउडर को देखना, ठीक है, अलग लगेगा, और उसी सेल को आप यूज करके फिर तोड़ के देखो, उसके पाउडर को देखना, वो अलग लगेगा। मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा काला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है? देखो मेटल के अंदर ताप बढ़ाने पे चालकता घटती है, किसी भी मेटल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के गमन में क्या होता है? फर्क पड़ता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि आप ताप बढ़ाओगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि आयनों का गमन इधर उधर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे एक अंतर पूछा जाता है, धात्विक चालकता व आयनिक चालकता में अंतर लिखो। धात्विक चालकता व आयनिक चालकता में अंतर लिखो। धात्विक चालकता व आयनिक चालकता में क्या करो? अंतर लिखो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मैंने आपको जो जो चीज़ बताई है, ये मेटल के बारे में बात करेगा, ये पानी के अंदर करंट क्यों आता है इसकी बात करेगा, बस इतनी ही चीज़ है। जो मैं बोल रहा हूँ वही अंतर हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय। मतलब एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघटय, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघटय, इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जो जल में, वाटर में 100% क्या हो? आयोनाइज्ड हो। आयोनाइज्ड का मतलब 100% घुल जाए, ऐसे चीज़ें, वो सभी स्ट्रॉन्ग होंगे। जो जल में 100% आयोनाइज्ड ना हो, मतलब जो जल में 100% ना घुले, वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप किस किस की बात कर सकते हो? जैसे HCl की बात करो, NaH की बात करो, HNO3 की बात करो, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की भी बात कर लो चाहे, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये घुलेंगे और घुलने के बाद क्या हो जाएंगे? आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, 100% क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब इसका प्लस माइनस 100% क्या होगा? अलग होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होती हैं जिसमें 100% आयनिक ना हो, जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लो, सोडियम एसीटेट की बात कर लो, ये पानी में घुलने पे 100% आयोडाइट नहीं, मतलब टूटते नहीं है, हल्का सा ऐसा लगता है जैसे ऊपर घी या तेल क्या है पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ले लो, H2CO3, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अपने शरीर में क्या बनता है? यही बनता है, H2CO3। कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो, उसमें CO2 गैस है, अपने शरीर में क्या है? H2 है।
CO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये अगर शरीर में ज़्यादा बनेगा तो अपनी जितनी भी वेन है वो क्या हो जाएंगी, सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी, जिससे अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। ये जितनी ज़्यादा अपने शरीर में बनेगा उतनी ज़्यादा अपनी हड्डियाँ भी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, गन्ने का जूस पियो पीना है तो। ठीक है भाई, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखो, मान लो ये आपने पानी लिया, इस पानी के अंदर क्या करा, आपने नमक डाल दिया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी के अंदर आपने नमक डाला, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पानी में नमक डालना है तो आप बर्फ जैसा ठंडे पानी में नमक घोलो, बहुत ही कम मात्रा में घुलेगा। और अगर मैं इसके आगे बर्नर लगा दूं, इसमें क्या करूं, बर्नर लगा दूं और इसको क्या कर दूं, गर्म कर दूं। बर्नर लगा के जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये NaCl क्या होगा, ज़्यादा घुलेगा। मतलब पहला पॉइंट ये बोल सकता हूं कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों की चालकता, जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती होती है। दूसरा, अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण किसको बोलते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स को बोलती हैं। प्लस और माइनस कितने ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी बात करते हैं अंतर आयनिक आकर्षण। मतलब ये कि कोई चीज़ किसी विलायक में, किसी सॉल्वेंट में कितनी घुल रही है, जितनी ज़्यादा घुलेगी उतने ज़्यादा प्लस माइनस बनेंगे। ठीक है, और जितना कम घुलेगा, मतलब खारा पानी जितना ज़्यादा होगा, नमक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, करंट उतना ही तगड़ा आएगा। मतलब अंतर आयनिक आकर्षण क्या होगा, कम होगा, प्लस माइनस दूर दूर जाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप ये बोल सकते हो विस्कोसिटी, विलायक की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, श्यानता जिसको बोलते हैं, गाढ़ापन। कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो विलयन आपका कितना तगड़ा करंट मारेगा, मतलब उस विद्युत अपघट्य की चालकता कितनी होगी। विस्कोसिटी का मतलब है द्रव के बहने का गुण। अगर लिक्विड आपका बहुत ज़्यादा पतला है तो उसमें आयन क्या है, इधर उधर बहुत ज़्यादा मूव करेंगे। अगर लिक्विड आपका शहद जैसा गाढ़ा है तो उसमें आयन है क्या, इधर उधर मूव कम करेंगे। तो ध्यान रखना, आयन जितना इधर उधर मूव करेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता। विलयन की कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता सिर्फ इतनी होती है, आपने पानी में नमक जितना ज़्यादा डाला उसको सांद्र करना बोलते हैं। आप जितना ज़्यादा नमक डालोगे कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं विलयन की सांद्रता। और ताप का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। मतलब ये 4-5 पॉइंट आपको थ्योरी के हैं जो याद करने हैं। ठीक है, इतनी चीज अपनी क्या होगी, क्लियर होगी। अब देखो, विद्युत अपघट्य की बात के बाद अपने लेसन की उस की बात करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था शेल विभव कैसे निकालते हैं, वो सारी कार्रवाई बता दी थी। आज मैं बात करूंगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपके बुक में वैसे डायग्राम है, मैं फिर भी एक बार बनाना चाह रहा हूं क्योंकि RBSc के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को C से हम लिखते हैं, संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जरूरी नहीं आप बुक जैसा बनाओ। इसके अंदर क्या होता है, ये एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या हो गया, HCl भर दिया, जिसकी सांद्रता कितनी ले ली, 1 N ले ली। 1 N भी बोल सकते हो, 1 M भी बोल सकते हो। N मतलब नॉर्मेलिटी, M मतलब मोलैरिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या करा, एक कांच की क्या करी, ट्यूब लगाई। ये कांच की क्या करी, ट्यूब लगा दी। इसमें यहाँ पर क्या करा, एक प्लेटिनम की वायर के साथ प्लेटिनम का टुकड़ा जोड़ा और इसको यूं दिखा दिया। यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस दी जाएगी जिसका प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा। 1 बार क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, प्लेटिनम वायर हो जाएगी। प्लेटिनम की क्या हो जाएगी, वायर हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब आप क्या है, पहले तो डायग्राम बनाओगे, तो आप डायग्राम में क्या लिखोगे, भाई हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर HCl का 1N का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने कांच की एक ट्यूब को डुबोया उल्टा करके।
ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या करा, प्लेटिनम का एक टुकड़ा लटकाया जिससे प्लेटिनम की वायर लगी हुई थी, ठीक है, इतनी चीज होगी। अब इसकी क्रिया विधि में क्या होता है, मैकेनिज्म काम कैसे करता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा तो प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है। प्लेटिनम की सरफेस पे हाइड्रोजन क्या होगा, जैसे ही एडजॉर्ब होएगा तो जितना यहाँ पे सोखना होगा उतना हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, प्लेटिनम सोख लेगा, ठीक है। बची हुई हाइड्रोजन गैस इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगी और इसमें बुलबुले बनना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, मतलब गैस क्या है, पानी में से बाहर निकलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जब गैस वाटर में से बाहर निकलेगी तो इस तार के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज आएगा जिसको माना कितना जाएगा, 0.00 वोल्ट। बात ये आ रही है इसको 0.00 वोल्ट ही क्यों माना, चाहे वो कितना ही माना कितना जाएगा, 0.00 वोल्ट। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप बाजार जाते हो, कोई चीज़ तुलवाते हो, सब्जी वगैरह कोई भी चीज़ तुलवाते हो, 1 किलो का बाट आपके सामने रखा, तो क्या आप कैसे कह सकते हो वो 1 किलो का बाट 1 किलो का ही है, आप कहोगे उस पर लिखा हुआ है। अब मैं कहूँगा उस पर किसने लिखा, तब आप कहोगे सर ये तो हमें नहीं पता, ये लिखा है IUPAC ने, IUPAC ने पूरे वर्ल्ड के लिए 1 किलो फिक्स कर दी है, ठीक है ना। ऐसे क्या करे, इसमें इसको माना जाएगा, ये ध्यान रखना, कितना भी वोल्ट है कितना मानोगे, 0.00 वोल्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान आया था 0.34 वोल्ट, जिंक का आया था माइनस का 0.76 वोल्ट, Ag का 0.80 आया, या कैडमियम का माइनस का 0.40 आया। वो सब कहाँ से आया, वो यहाँ से आया था, ये संदर्भ है। वो चावल आप तोल रहे हो ना, वो 1 किलो के बाट से तोल रहे हो, तो वो बाट हमारा क्या है, संदर्भ है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये संदर्भ इलेक्ट्रोड है, ये अकेला हाफ सेल हो गया। अगर मैं डैनियल सेल की बात करूँ तो ये अकेला हाफ सेल हो गया। यहाँ पे मैं एक और सेल बना दूँ और इसको कनेक्ट कर दूँ तो दूसरा सेल बनेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया जिसकी सांद्रता 1 m ले ली, यहाँ पे मैंने कॉपर की रॉड लगाई, ठीक है। इस सब को मैंने किससे जोड़ दिया, साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, साल्ट ब्रिज से जोड़ा। साल्ट ब्रिज से जोड़ने के बाद अब मैंने इस वायर को क्या करा, अमीटर लगा के इससे जोड़ दिया, इस वायर को क्या करा मैंने, इससे जोड़ दिया। अब मैं जैसे इससे जोड़ूंगा, मैं क्रिया विधि शुरू कराऊंगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड जाएंगे। हमें कैसे पता इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, क्योंकि करंट इस तरफ आएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले तो जाहिर सी बात है ये मेरा क्या हो गया, एनोड, और ये मेरा क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। अब मैंने कहा था आप ई सेल की वैल्यू रखोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, ई सेल की वैल्यू रखोगे। तो जैसे ये करंट फ्लो होगा तो इस मीटर के अंदर एक रीडिंग आएगी, और वो रीडिंग कितनी आएगी, तो देखो उसकी रीडिंग आएगी, वो आपके पास आएगी पूरी 0.34 वोल्ट ही आएगी, 0.34 वोल्ट ही आएगी। कैसे, ई सेल इक्वल टू ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। अगर कॉपर का आपने सेल लगाया तो आपका कैथोड क्या है, कॉपर है, आपका कैथोड क्या है, कॉपर है, ठीक है। आपका एनोड क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसका वोल्ट आप कितना मानते हो, 0.00 वोल्ट मानते हो। ई कॉपर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट। मतलब दोनों सेल को कनेक्ट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो अकेली किसकी आ रही है, कॉपर की, क्योंकि ये कितना माना है, 0.00 वोल्ट माना है। ऐसे ही आप जिंक को कनेक्ट कर देना, जिंक को कनेक्ट करोगे यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 0.76 वोल्ट आएगी, मगर क्रिया विधि उल्टी हो जाएगी। जिंक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। अब अपना एनोड कौन सा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। नोट्स में ये सारी चीज लिखी हुई है, बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया है, एक आप खुद करके देखोगे। जिंक अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को उल्टा देगा। जब जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो जिंक की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आनी चाहिए पहली बात तो। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.76 वोल्ट आएगी। यहाँ पर हमारा कैथोड अब क्या हो जाएगा, कैथोड आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और एनोड आपका क्या हो जाएगा, जिंक। कैथोड की वैल्यू कितनी रखोगे, 0.00 वोल्ट, माइनस में एनोड क्या है यहाँ पे, जिंक। अब ये तो जीरो वैल्यू है, ये माइनस उठा के आप जब यहाँ ले जाओगे तो ये आएगा माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट। बात समझ आ गई। मतलब ये है कि जो सेल का मैंने अभी डायग्राम बनाया था, वहाँ आप कॉपर की जगह किसको लगा दो, वहाँ पे जिंक को लगा दो। इस तरफ आपने क्या करा, ZnSO4 लिया, जिंक की रॉड ली, उसको क्या करा आपने, कनेक्ट करा, ठीक है। और किससे कनेक्ट करा है आपने, हाइड्रोजन से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा है आपने, हाइड्रोजन
गैस यूँ दिखानी है, ठीक है, और इससे आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो जाहिर सी बात है ये अपना क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है, ठीक है। सेम उल्टा करना है। अब इसकी ई सेल की वैल्यू 0.76 वोल्ट आएगी। कैथोड हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, तो 0.00 वोल्ट। एनोड हमारा क्या है, जिंक है, एनोड हमारा क्या है, जिंक है। तो ई जिंक की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस उठ के कहाँ चला जाएगा, ये माइनस उठ के इधर चल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो माइनस की 0.76 वोल्ट। ऐसे ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जो वैल्यू आई है वो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर करके आई है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, आपके पास नोट्स हैं, प्रॉपर हैं, सब कुछ है, ठीक है। इसको तैयार करते रहना। आज आपको सारों को पुराने पेपरों के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसको आप पढ़ना क्या करोगे, शुरू करोगे। थैंक यू।